आज हम पाठ 4 जनसंख्या घनत्व पे चर्चा करेंगे। अपने 3 पाठ कंप्लीट हो गए। चौथा पाठ आज अपने जनसंख्या घनत्व पे बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले अपने बात करेंगे आयु संरचना पे। आयु संरचना क्या है? तो आयु संरचना किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाना आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाली जनसंख्या का अध्ययन वर्गों में विभक्त करके करना क्या कहलाता है? आयु संरचना। आयु संरचना कहलाती है। अब इसमें क्या है कि 3 वर्ग बनाए गए हैं। कितने? 3 वर्ग। आयु संरचना के मध्य 3 वर्ग बनाए गए हैं। पहला प्रथम वर्ग 0 से 14 वर्ष। दूसरा था द्वितीय वर्ग। पहला जब 0 से 14 है तो दूसरा कहां से स्टार्टिंग होगा? 15 से। दूसरा 15 से 64 वर्ष। तृतीय वर्ग 64 यहां पे आ गया, 14 यहां पे आ गया, 14 से नेक्स्ट संख्या 15 यहाँ पे अगले वर्ग में, 64 यहाँ पे, तो यहाँ पे 65 वर्ष या इससे अधिक। तो ये 3 वर्ग जनसंख्या के बनाए गए हैं। पहला 0 से 14, दूसरा 15 से 64 और फिर बाद में 65 वर्ष से अधिक। अब बात करते हैं आयु संरचना की आवश्यकता क्यों है। आयु संरचना की आवश्यकता क्यों है? किसी भी देश की यदि अपने को क्रियाशील जनसंख्या के बारे में ज्ञात करना है, ठीक है, तो अपने क्या करेंगे? आयु संरचना का अध्ययन करेंगे। यानी ये कहने का भावार्थ ये है कि किसी भी देश की जो है क्रियाशील जनसंख्या का ज्ञात जो है वो हमें कौन करवाता है? आयु संरचना करवाती है। अब सन 2014 की गणना के अनुसार अपने बात करें विश्व की, 2014 के अनुसार विश्व की बात करते हैं कि विश्व में जो है वो कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो क्रियाशील है या इस वर्ग में आती है। तो क्रियाशील वर्ग जो है वो द्वितीय वर्ग है। तो 35.2% जो जनसंख्या है वो क्रियाशील जनसंख्या में आती है। अब इसकी जो है क्रियाशील में युवा वर्ग में आती है। युवा वर्ग में विश्व की 35.2% जनसंख्या जो आती है। इतना अध्ययन करने के बाद में प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों वर्गों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब आयु संरचना के जो उपभेद है उनकी बात अपने करेंगे। आयु संरचना के उपभेद। आयु संरचना के उपभेद। उपभेद में सबसे पहले
ये भी तीन है, तीन है। नंबर 1 बाल आयु वर्ग, अब बाल आयु वर्ग में किसको रखेंगे अपने 0 से लेके 14 वर्ष तक। द्वितीय जो है वो कौन सा होगा वयस्क आयु वर्ग, इसको 15 से 64 वर्ष। अब तीसरा जो है वो जब बाल आ गए वयस्क आ गए तो तीसरा बचता है वृद्ध। ये कितने हो गए 65 से अधिक। अब इसमें क्या है कि विश्व में एक चीज ध्यान में रखना कि वृद्ध आयु वर्ग जो है वो भारत में 60 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को वृद्ध मान लिया जाता है। भारत में अगर अपने ऑल कंट्रीज की बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो औसत विश्व में 65% से, यानी प्रत्येक देश का जो है वो अलग अलग मानना है। ठीक है, भी किस प्रकार से ये वर्गीकरण करते हैं। तो अन्य जो देश हैं वो क्या करते हैं 65 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको अपने क्या करते हैं वृद्ध आयु वर्ग में मानते हैं। अब अपने बात करते हैं कि भी इनकी जो है वो संख्या कितनी है। तो देखो विकसित देशों में जो है वो बाल आयु वर्ग जो है ये विकसित देश हो गए, ये विकासशील देश होते हैं। दो प्रकार के देश होते हैं, एक तो होता है विकसित और एक होता है विकासशील। तो इसके अंदर क्या है कि विकसित देशों में जो बाल आयु वर्ग है वो 16 से 29%, 16 से 29%, और वयस्क आयु जो है वो 60 से 65%, और वृद्ध जो है वो 65, विकसित देशों में 67%, विकासशील में 65% और संपूर्ण विश्व में 66%। अब क्या होता है कि वयस्क के भी 2 उपवर्ग बनाए गए हैं, वयस्क के 2 उपवर्ग बनाए गए हैं, वो युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग। ये 15 से 34 वर्ष और ये 35 से 65 वर्ष। ये 2 उपवर्ग वयस्क आयु वर्ग के बनाए गए। अब जो किसी भी देश या कोई भी देश अपनी आर्थिक प्रगति करता है तो उसके ऊपर मुख्य भार जो है वो सहन करने वाला वयस्क आयु वर्ग है। वयस्क में भी कौन सा है युवा 25 के बाद, और प्रौढ़ जो है वो पूरा का पूरा, प्रौढ़ जो है वो पूरा का पूरा। वयस्क आयु वर्ग के ऊपर 2 आयु वर्गों का भार रहता है, एक बाल आयु वर्ग और दूसरा रहता है वृद्ध आयु वर्ग। ये दोनों वर्ग जो है वो पूर्ण रूप से वयस्क आयु वर्ग के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब अपने यदि इनके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करें तो कोई भी देश अपना विकास करता है तो विकास किसके ऊपर डिपेंड करता है, विकासशील जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। भी जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से देश में कार्य कर रही है, क्या कार्य कर रही है, कितने औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रही है, उसके अंदर कुशल अकुशल कारीगर या फिर अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अधिकांश वयस्क आयु वर्ग के होते हैं, न तो बाल आयु वर्ग होता है और न वृद्ध आयु वर्ग होता है। अब बाल आयु वर्ग जो है उसकी समस्त जिम्मेदारियां जो है वो वयस्क आयु वर्ग के ऊपर निर्भर करती है। इसी प्रकार से वृद्ध आयु वर्ग, यानी कहने का मतलब एक परिवार का अपने उदाहरण ले लेते हैं, यदि यहाँ पे कोई पुरुष है उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसने काम करना है किसके लिए, अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए या उनका जो है भविष्य बनाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भरण पोषण, इन तीनों चीजों की जो जवाबदेही है वो किसके ऊपर है, इस वर्ग के ऊपर। अपने यदि बात करते हैं वृद्ध आयु वर्ग की
तो ये इस पुरुष के माता पिता का वर्ग है, इनके स्वास्थ्य संबंधित खर्चे या इनकी जो भी भरण पोषण से संबंधित खर्चे, ये सभी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, व्यवसायी वर्ग के ऊपर। तो वर्तमान में अपने यह भी कह सकते हैं कि विश्व में अधिकांश भार या विश्व को यदि क्रियाशील रखता है या फिर क्रियाशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है तो वो व्यवसायी वर्ग आता है। ये आयु संरचना होगी। अब बात करते हैं अपने नंबर 2 पे लिंगानुपात की। भाई लिंगानुपात किसे कहते हैं? वास्तविकता में लिंगानुपात क्या होता है कि महिलाओं पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। अगर अपने साधारण से बात करें कि लिंगानुपात क्या है तो अपने कह सकते हैं लिंगानुपात पुरुषों एवं महिलाओं के बीच संतुलन के आंकड़े को प्रदर्शित करना है, या आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या जो है वो लिंगानुपात कहलाता है, प्रदर्शित करना है, या आप ये बोल सकते हो सूचक होता है, या ये बोल सकते हो कि प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। 3-4 जिस जो तरीका आपको यदि लगे, पुरुष और महिलाओं के पीछे संतुलन के आंकड़े को सूचक होता है, आंकड़े का सूचक होगा या कोई नहीं होगा, पुरुष और महिलाओं के बीच संतुलन के आंकड़े को प्रदर्शित करना है, या फिर प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। अब लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए जो है वो विश्व में 2 फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं, भारत में अलग और विश्व में अलग। सूत्र जो है लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र, इसको अपने सूत्र लिखेंगे। भारत में अलग है और विश्व में अलग है। अंतर कुछ नहीं है, छोटा सा अंतर है, एक बिल्कुल मामूली सा अंतर है। भारत में क्या होता है कि स्त्रियों की संख्या भट्टे में पुरुषों की संख्या इंटू 1000 प्रति 1000 के पीछे ज्ञात करना है। विश्व में ये सूत्र क्या है, स्त्रियों की संख्या नीचे आ जाएगी और पुरुषों की संख्या ऊपर चली जाएगी। पुरुषों की संख्या बटे में स्त्रियों की संख्या इंटू 1000, ये विश्व का है, ठीक है। तो लिंगानुपात जो है वो किसी भी देश की जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। लिंगानुपात यदि महिलाओं की ज्यादा है और पुरुषों की कम है तो भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है, अगर पुरुषों की संख्या ज्यादा और महिलाओं की संख्या कम है तो भी बैलेंस बिगड़ा हुआ माना जाएगा। अब अपने बात करते हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को क्या किया जाता है, देखा जाता है। जनसंख्या संगठन में किसी देश की जनसंख्या जनसंख्या संगठन का शाब्दिक अर्थ समूह से है। तो इसमें क्या होता है किसी देश की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को या जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। 2015 के अनुसार 2015 के अनुसार विश्व में अपने बात करें नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 53% है विश्व में।
2015 के अनुसार। यदि अपने 2015 के अनुसार देखते हैं तो 53% जनसंख्या जो है वो नगरीय है। प्रत्येक वर्ष नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जो है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि 6 करोड़ की होती है प्रत्येक वर्ष, और प्रत्येक वर्ष ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि जो है वो 2 करोड़ की होती है। तो आप सीधा सा अर्थ लगा सकते हो कि वास्तविकता में क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में जो है वो जनसंख्या कितनी 3 गुना वृद्धि जो है वो होती है। अब बात करते हैं अपने विश्व की, तो एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों में, एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों में, इन दो महाद्वीपों में प्रत्येक वर्ष अपने बात करते हैं प्रत्येक वर्ष कितनी जनसंख्या जो है, या सॉरी कितनी जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। तो इन क्षेत्रों में 38% जनसंख्या जो है वो निवास करती है एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में। जबकि इसी के अनुरूप अपने बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की, उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोप की, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसमें 75 से लेकर 78% जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है। तो कहने का भाव यह है कि जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में क्यों बढ़ती है, उसका कारण आपको मैंने कल बताया था। नगरीय क्षेत्र क्या करते हैं, जनसंख्या को या संख्या को या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नगरों में लुभावनापन होता है, किसकी अपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक लुभावनापन होता है। नंबर 1 बात अट्रैक्शन, दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचना। तो वो ये काम करते हैं नगर क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के या कस्बों के या छोटे नगरों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनके कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है। परंतु ग्रामीण में जो जनसंख्या बढ़ रही है ये जन्म दर है, ये वास्तव में विश्व की जन्म दर है। जन्म दर के अनुसार जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 2 करोड़ है, और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रवासी लोग भी शामिल होते हैं। और जनसंख्या का प्रतिशत भी, जन्म दर का भी प्रतिशत इसमें अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो व्यक्ति यहाँ चला गया उसकी यदि कोई नवजात शिशु होता है तो वो नगर में निवास कर रहा है, तो वो किसकी संख्या में आएगा, नगर की संख्या में आएगा। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे शिक्षा जो है वो, शिक्षा का स्तर हाई है यानी ऊंचा है। उसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अधिक है। बहुत से कारण ऐसे हैं जो नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा उच्च है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों की संख्या अधिक है। और ये आपको मैंने आंकड़े जो बता दिए थे 2015 के अनुसार विश्व में जो 53% जनसंख्या नगरीय है। प्रत्येक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जो वो 6 करोड़ होती है प्रत्येक वर्ष। ग्रामीण जनसंख्या जो है उसमें 2 करोड़ की वृद्धि होती है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में 75.78% जनसंख्या निवास करती है। तो इस जो आयु संरचना है या जनसंख्या संकलन है, इसके 5 जो टॉपिक थे। नंबर 1 हमने बात की आयु संरचना की। आयु संरचना में हमने 3 वर्गों का अध्ययन किया। उसके बाद में हमने बात की लिंगानुपात की। लिंगानुपात के बाद में हमने तीसरा टॉपिक जो है वो जनसंख्या संकलन पढ़ा। अब इसके 2 टॉपिक बाकी है, एक साक्षरता और दूसरा व्यवसायिक संरचना। ये 2 टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।